जबहि समर को पहिरहु नायक, छुटियहि अति कराल बहुसायक, तब की चलहि अस गाल तुम्हारा, अस विचारी भजो राम उदारा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस के लंका कांड की इन चौपाइयों में अंगद जी रावण से कहते हैं कि अरे रावण, जिस दिन राम जी युद्ध भूमि में क्रोधित हो गए उस दिन बहुत तीखे बाण चलेंगे, उस दिन तुम्हारा ये डींग हाँकना, ये गाल बजाना चल पाएगा, इसलिए आज राम जी की शरण में चला जा। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस वह ग्रंथ है जिसके जोर का ग्रंथ दुनिया में ही पा पाना बड़ा मुश्किल है। इसने सैकड़ों सालों से मनुष्य को एक आध्यात्मिक दिशा दिखलाई है। इसके जितनी प्रतियां बिकी होंगी, कदाचित ही किसी अन्य ग्रंथ की उतनी प्रतियां समाज में बिकी हों। इसे हमेशा से एक आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में या अधिक से अधिक एक महाकाव्य के रूप में देखा गया है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें एक ऐसी तकनीकी का वर्णन है राम जी के बाणों में जिसे आज तक साकार नहीं किया जा सका। आज जब एआई का युग है तब जाकर के तकनीक इतनी विकसित हो पाई है कि कदाचित ही वह तकनीक विकसित की जा सके जो राम जी के बाणों में थी। जी हाँ, आज मैं आपको राम जी के बाणों में जो छिपी हुई शक्ति थी, जो तकनीकी थी, उसे रामचरितमानस के प्रमाण के आधार पर तो बताऊंगा ही, साथ ही यह भी बताऊंगा कि जमीनी रूप से आज एआई के आधार पर उस तकनीकी को कैसे विकसित किया जा सकता है। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्टिफाइड एआई इंजीनियर हूं और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर सर्टिफाइड डाटा साइंटिस्ट भी हूं। इसीलिए मैं केवल सैद्धांतिक बातें और इधर उधर की काल्पनिक बातें नहीं करूंगा, ये फेरी टेल वाली। मैं यहाँ पे उस तकनीकी को कैसे जमीनी हकीकत में बदला जा सकता है, उस तकनीकी को कैसे विकसित किया जा सकता है, उसके भी कुछ सूत्र आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि राम जी के बाणों में वो क्या तकनीकी थी और वो ऐसी क्या तकनीकी थी जो आज तक भी उस तकनीकी का इजाद नहीं हो सका है। तो राम जी के बाणों की इस तकनीकी को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं लंका कांड में। लंका कांड में एक बार जो है राम जी विभीषण से पूछते हैं कि उधर दक्षिण दिशा में क्या हो रहा है। लग रहा है कि वहां पे एक बादल छाया हुआ है और बादलों की गर्जना हो रही है, वहां बीच में बिजली भी चमक रहे हैं, तो वहां पे ऐसा क्या हो रहा है। विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, वहां पे ना कोई बादल है और वो ना कोई बिजली कड़क रही है और ना ही क्या कहते हैं वहां पे बादलों की गर्जना हो रही है। वो तो वहां पे जो है रावण का अखाड़ा है, वहां पे रावण के लिए जो है नृत्य गान वगैरह चलते रहते हैं। तो छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अतिकारी। अरे वो उसने एक छत्र धारण कर रखा है, मुकुट या जो भी कह लीजिए, वो जो है बादलों की घटा जैसी लग रही है, काली काली। और मंदोदरी श्रवण ताटंका, वो मंदोदरी के जो कानों में जो कर्ण फूल हैं वो ही चमक रहे हैं, वही लग रहा है कि बिजली जैसी चमक आपको आ रही है। और वहाँ पे जो मधुर मधुर गान वगैरह हो रहे हैं, वाद्य यंत्र वगैरह बज रहे हैं, तो वही आपको लग रहा है कि बादल गरज रहे हैं। वहाँ पे कोई न बादल है, न बिजली है और न कोई बिजली की गर्जना है। तो राम जी ने एक कौतुक दिखाया। उन्होंने एक बाण चलाया और छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बाण, सबके देखत वहीं परे मर्म न कोई जान। उन्होंने एक बाण चलाया, उस एक बाण ने जाकर के उस छत्र मुकुट को भी गिरा दिया, उनके दोनों कर्ण फूल को भी गिरा दिया, मंदोदरी के जो कर्ण फूल है। और ऐसा करके उस बाण ने क्या किया, तो अस कौतुक करे राम सरा, प्रभु से आई निसंग, रावण सभा संक तब देखी महारस भंग। मतलब ऐसा कौतुक करके राम जी का जो वह बाण है वह वापस आकर के राम जी के तरकस में चला आता है और उधर रावण की सभा देखते रह जाती है कि आखिर क्या हो गया, अचानक से कुछ हो गया, उन्हें पता भी नहीं चल पाया। तो राम जी के बाणों में वह शक्ति बताई गई है कि वो अपने लक्ष्य का भेदन भी कर देते हैं, कई बार एक नहीं बहुत सारे लक्ष्यों का भेदन कर देते हैं और वो बाण जो है वापस आकर के राम जी के तुनीर में लौट आते हैं। आगे लंका कांड के युद्ध में भी उस बाण का उन्होंने प्रयोग किया है। छनमहु प्रभु के सायकन्ही, काटे विकट पिशाच, पुनि रघुबीर निसंग मोहु, प्रभु से सब नाराज। यानी कि राम जी के बाण जो है अपने लक्ष्य का भेदन तो कर ही देते हैं और वे सारे बाण जो है, नाराज मतलब बाण होता है और निसंग मतलब होता है तरकस, उसमें आकर के वापस लौट जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, राम जी के बाणों में जो है ये तीन बातें थी कि अपने लक्ष्य की पहचान कर लेना, यह आता था उसे, लक्ष्य पर जाकर के संधान कर देना, यह आता था उसे, और फिर वापस जो है तरकस में आकर के लौट आना, यह आता था उसे। वहाँ पे इस तकनीकी का वर्णन तो नहीं किया गया है, इसलिए हम नहीं बता सकते कि उस समय ऐसी क्या तकनीकी थी, लेकिन आज इस तकनीकी को किस प्रकार से आधुनिक एआई के थ्रू साकार किया जा सकता है वह हम आपको अवश्य बताएंगे। तो आगे हम यह आपको बताने वाले हैं कि इस तकनीकी को आज
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वगैरह जो है, ऐसी क्या टेक्नोलॉजी, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर आप जानते हैं, इनका क्लाउड सर्विस है, इसके बारे में कौन नहीं जानता। तो उसमें ऐसे कई सारे पैकेजेज हैं, कई सारे टूल्स हैं जिससे कि इस तकनीकी को साकार किया जा सकता है। आज तक कई सारी मिसाइलें बनाई गई जो अपने लक्ष्य को जाकर के भेद देती है, लेकिन आज तक ऐसा मिसाइल दुनिया के किसी देश ने नहीं बनाया है जो लक्ष्य को भेद तो दे ही, लेकिन वापस आकर के अपने पास भी आ जाए जहां से उसे छोड़ा गया था। प्रिय दर्शकों, इस तकनीकी का डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त प्रयोग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऐसे जो मिसाइल छोड़े जाते हैं वो वहां जाकर के बेकार हो जाता है, लेकिन ये मिसाइल ऐसा बन सकता है, मैं इसे मिसाइल नहीं कहूंगा, मैं इसे रामास्त्र कहूंगा, क्योंकि ये राम जी का अस्त्र है। तो इसमें रीयूजेबिलिटी की बात आ जाती है। इतना ही नहीं, इसके साथ एक और बहुत अच्छी बात हो सकती है, ये अपने गंतव्य पे जाकर के बहुत सारे तस्वीरें ले सकते हैं, बहुत सारी सूचनाएं लेकर के फिर वापस आ सकते हैं। तो इसीलिए ये एक ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी बन सकती है जिसे आज तक किसी देश ने इजाद नहीं किया। हम यहाँ पे इसके कुछ संकेत दे देते हैं कि इस तकनीकी को कैसे साकार किया जा सकता है आज आधुनिक एआई के बेसिस पे। तो ये जो तकनीकी हैं, इसके लिए तो हम गोस्वामी तुलसीदास जी को ही प्रणाम करेंगे। देखिए दर्शकों, तुलसीदास जी के समय में उन्होंने कि एआई था कि नहीं था, उन्होंने क्या तकनीकी सोची कि नहीं सोची, कि ये काल्पनिक कथा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले कोई भी तकनीकी विकसित की जाती है तो उसका डिजाइन दिमाग में ही रहता है लोगों के, इसलिए पहले वो कल्पना में ही रहती है, बाद में जाकर के साकार होता है। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई जाकर के सीधे तकनीकी विकसित करने चला जाए? नहीं, पहले उसकी कल्पनाओं में कोई बात रहती है और फिर बाद में वो जमीनी हकीकत बनती है। इसलिए अगर वो कल्पना भी हो तो भी उसका महत्व कम नहीं होता। खैर, चलते हैं इसके डिजाइन की ओर। कुछ छोटे से संकेत मैं आपके दे दूंगा और फिर मैं इस वक्तव्य को विराम दूंगा। तो प्रिय दर्शकों, इस तकनीकी को 3 भागों में तोड़ के हम लोग देखते हैं। पहली इसमें बात क्या है कि तीर जो है लक्ष्यों की पहचान कर पाते थे, मतलब कि रिकॉग्निशन, टारगेट रिकॉग्निशन कर पाते थे। दूसरी बात क्या है, वो लक्ष्य को भेद पाते थे, यानी कि प्रिसीजन हिट कर पाते थे, और फिर तर्कस में वापस लौट आते थे, यानी रिटर्निंग मैकेनिज्म था। तो इन तीनों के लिए आज एआई में ऐसे टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं जिसे इस टेक्नोलॉजी को साकार किया जा सकता है। तो चलते हैं पहले तकनीकी की ओर। पहली बात उसमें क्या थी, वो लक्ष्य की पहचान कर पाता था, आइडेंटिफिकेशन, टारगेट आइडेंटिफिकेशन कर पाता था। तो किसी चीज या चेहरे को पहचानने के लिए जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हमें मशीन लर्निंग में प्राप्त होते हैं। तो इसके जरिए जो एक तरह का सुपरवाइज लर्निंग होता है, जिसके जरिए जो है चीज़ों को या चेहरे को पहचाना जा सकता है। इस तरह इसके बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, जैसे डिसीजन ट्री हुआ, रैंडम फॉरेस्ट हुआ, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हुआ, CNN। ये सब क्या होता है, देखिए ये IT का या कंप्यूटर साइंस का तो चैनल है नहीं, इसलिए मैं इसके विषय में ज़्यादा विस्तार से आपको नहीं बताऊंगा। मैंने केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा प्राप्त की है, जो कि विश्व के ही सर्वोच्च संस्थानों में जिनका नाम आता है। इसलिए मैं इस विषय में आपको कई सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा डिटेल में बताने पे विषय नीरस हो जाएगा। तो इसीलिए मैं संक्षेप में बस टेक्नोलॉजी का दिग्दर्शन करता हुआ चलूँगा। आप जाकर के उसके विषय में विस्तार से खोज सकते हैं, और जो भी इस तकनीक को विकसित करना चाहते हैं उन्हें इस वीडियो में बहुत सारे संकेत मिल जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में एज्योर कॉग्निटिव सर्विसेज होते हैं, जिसमें जो है वो फेस रिकॉग्निशन और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन के API होते हैं। उसका प्रयोग करके ये जो है टारगेट आइडेंटिफिकेशन मैकेनिज्म को विकसित किया जा सकता है। चलिए इसी बात पर हम आपको इसके दूसरे तकनीकी के बारे में बताते हैं। दूसरी तकनीकी क्या है, लक्ष्य भेद। यह जो है अपने लक्ष्य को भेद सकता है, प्रिसीजन हिट कर सकता है। इसको मशीन लर्निंग के क्षेत्र में इसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग के द्वारा समझा जा सकता है। तो किस कोण से छोड़ा जाए कि जिससे जो है ऑप्टिमल तरीके से वहाँ पहुँच जाए, ये सब करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिथम बहुत काम आते हैं। इसके बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, जैसे कि क्यू लर्निंग हुआ, डीप क्यू नेटवर्क हुआ, प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन हुआ, PPO हुआ। ये सब बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं जिसके थ्रू रीइंफोर्समेंट लर्निंग को जो है साकार रूप प्रदान किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में ऐसे कई सारे टूल होते हैं, जैसे एज्योर ओपन AI सर्विस होता है, जिसके थ्रू जो है कैसे हम वाणी से, बातों से उसको कैसे ट्रेन कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये लिखना वगैरह नहीं पड़े, मुंह से बस बोल दिए वो समझ जाए, तो वो सब कर सकते हैं। इसके अलावा एज्योर डिजिटल ट्विन्स होता है, जिसके थ्रू जो है जो एक्चुअल वातावरण में जो हो रहा है उसका आप डिजिटल ट्विन बना सकते हैं। ये सब कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू जो है इस चीज़ को साकार किया जा सकता है, प्रिसीजन हिट को। तो ये दूसरी तकनीकी को कैसे साकार किया जा सके उसके बारे में हमने आपको संक्षिप्त दिशा निर्देश दिया।
चलिए इसी बात पे हम आपको अब इसकी तीसरी तकनीक बताते हैं। तीसरी तकनीक क्या है? तर्कस में वापसी की तकनीक, सेल्फ रिटर्निंग मैकेनिज्म जिसको कहते हैं। इसको जो है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स के सहारे जो है इसे साकार किया जा सकता है। जी हाँ, देखिए हम लोग जो है एल्गोरिथम पढ़ा करते, जो एल्गोरिथम जो पढ़ना शुरू ही करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट, तो उन्हें एक डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ाया जाता है। उसमें यह बताया जाता है कि किसी भी जगह पे पहुंचने, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन रहेगा। तो उस एल्गोरिथम के जरिए जो है उसको सबसे ऑप्टिमल रास्ते के थ्रू जो है वहां तक भेजा जा सकता है, मतलब कि वापस लौटाया जा सकता है। इसमें जो है बहुत सारे चिप्स वगैरह, सेंसर वगैरह लगे होंगे जिसको जो है एजोर आईओटी हब के थ्रू जो है माइक्रोसॉफ्ट एजोर में ये भी फंक्शनलिटी होती है जिसके थ्रू जो है उसे संचालित किया जा सकता है। एजोर मैप्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि दिशा निर्देश हो सके, और एजोर रोबोटिक्स के जरिए जो है इसकी स्वचालित वापसी की प्रक्रिया को भी साकार रूप प्रदान किया जा सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह से हमने आपको तीसरे तकनीकी के बारे में भी दिशा निर्देश किया कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एजोर में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिसके थ्रू जो है इस तकनीकी को, जो कि आज से सैकड़ों साल पहले केवल कथा के रूप में लिखी गई थी, आज उसे साकार रूप प्रदान किया जा सकता है। प्रिय दर्शकों, तकनीकी वही सर्वश्रेष्ठ होती है जो परंपरा और इनोवेशन को जोड़ना सिखाती है, जो साइंस और धर्म को जोड़ना सिखाती है। जो तकनीकी जो है मनुष्य को धर्म से अलग कर दे, वह तकनीकी जो है दीर्घकालीन सुख शांति नहीं दे सकती। आज समाज को शास्त्र की ही नहीं, शस्त्र की भी जरूरत है, और राम जी जो है शास्त्र के भी तो विद्वान हैं ही, क्योंकि राम जी के बारे में कहा गया है, गुरु गृह गए परहन रघुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। और शस्त्र में तो वो ऐसे कुशल हैं कि सकल सुरासुर जुरहि झारा, राम ही समर न जीता नहीं हारा। सारे दुनिया के देवता और राक्षस सब एक साथ युद्ध करने क्यों न चले आए, राम जी को युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता। प्रिय दर्शकों, एआई, आईओटी, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, इन सब आधुनिक तकनीकी को मिलाकर के इस तकनीकी को जो है साकार रूप प्रदान किया जा सकता है। यह एक ऐसी तकनीक बन सकती है जो देश के सुरक्षा के मामले में, डिफेंस के क्षेत्र में जो है बहुत ही क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती है। कल्पना कीजिए अगर कोई भी देश जो है इस रामचरितमानस में वर्णित इस तकनीकी के आधार पर जो है एक आधुनिक तकनीक का विकास करे, तो डिफेंस के क्षेत्र में उस देश को कितना उन्नत कहा जाएगा। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस वह ग्रंथ है जो मनुष्य को न सिर्फ आध्यात्मिक रूप से उन्नत बना सकता है, बल्कि विश्व में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलवा सकता है। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कोई विचार नहीं है तो कमेंट में जय श्री राम ही अवश्य लिखें। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की बातों को इसी तरह से शास्त्र प्रमाण के साथ समझने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।